डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स स्केयर लॉ। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में, इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता है, इससे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारी की सारी एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इस सर्टेन फोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, तो ये किसने बताया था, ये बताया था न्यूटन ने। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। और इस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये फोर्स कितना लगता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, यानी आपने जो दो बॉडीज लिए उनके मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, ये जो फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, यानी इनवर्स है यानी कि एक दूसरे के उल्टा है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम कर दोगे तो फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था जिसको हमने कहा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टू बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे, निकाल सकते थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक इनवर्स स्केयर लॉ है ना, वो इसी से रिलेटेड है। क्या है इनवर्स स्केयर लॉ, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि टू बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्केयर लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स स्केयर लॉ। तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स, यानी कि इसका उल्टा, देखिए 1/, में है ना, तो इसलिए इसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्केयर लॉ। ये जो इनवर्स स्केयर लॉ है ये न्यूटन ने दिया था स्टूडेंट, लेकिन दिया कैसे था, किस तरह से कैलकुलेट किया था, कैसे उसके दिमाग में आया कि ये जो है फोर्स जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा उसके दिमाग में आया था केपलर्स लॉ से। यानी कि हम इससे पहले हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ा, तो आपका केपलर्स थर्ड लॉ है स्टूडेंट। केपलर्स थर्ड लॉ की हेल्प से न्यूटन ने क्या किया था, केपलर्स थर्ड लॉ का यूज करके न्यूटन ने ये जो है लॉ है इनवर्स स्केयर लॉ जो है वो दिया था, उसका इन्वेंशन किया था या उसको जो है कैलकुलेट किया था। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्केयर लॉ, यानी आपका जो इनवर्स स्केयर लॉ है उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है या इस फॉर्मूले को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले एक बात बताएं, आपको यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ क्या था कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं भी अगर दो बॉडीज है, टू बॉडीज, तो ये दोनों बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, इसलिए इस फोर्स को न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और ये फोर्स क्या होती है, किस तरह से अप्लाई होती है, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। यानी कि आपने जो दो बॉडीज ली है इनका जो मास है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो दो बॉडीज है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो बात है इस फॉर्मूले के अंदर न्यूटन ने बताया, या फिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अंदर हमने इनवर्स स्केयर लॉ का यूज किया कि ये दो बॉडीज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके
स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्केयर लॉ। तो ये जो है न्यूटन ने कहाँ से यूज किया, इसका आइडिया जो है न्यूटन को कहाँ से आया, इसका आइडिया न्यूटन ने केपलर्स थर्ड लॉ से आया। तो न्यूटन ने क्या किया, केपलर्स थर्ड लॉ को स्टडी किया और फिर केपलर्स थर्ड लॉ की हेल्प से इसने एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसके अंदर इसने यूज किया इन्वर्स स्केयर लॉ। तो किस तरह से ड्राइव किया इसको अभी देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखिए। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड द सन इज, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अगर कोई बॉडी, अगर कोई फोर्स सेंटर से लग रही है ना, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे आपका सन है, सन के अराउंड क्या होते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। अब सन क्या करता है, इन प्लैनेट्स पे एक फोर्स लगाता है, जिसको हम यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, या ये जो फोर्स है वो किस तरह की फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंटर से लग रही है स्टूडेंट। यानी सन को अज्यूम करते हैं कि वो सेंटर पे है, और जो आपका और प्लैनेट्स है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब एक फोर्स लग रही है जिसके कारण ये फिक्स ऑर्बिट में इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस फोर्स को यानी कि फोर्स सेंटर से लग रही है इसको, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। वैसे केपलर्स ने तो ये बताया था कि जो सन है, सन के अराउंड जो है प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और वो किस तरह के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूटन ने यहाँ क्या अज्यूम किया कि जो आपका सन है उसके चारों जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज किया। ठीक है, तो उसने ये अज्यूम किया, यानी कि उसने जो केपलर ने बताया इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक मीन रेडियस निकाला, और उसी मीन रेडियस के हिसाब से उसने क्या किया, एक सर्कल अज्यूम कर लिया कि इस तरह का सर्कल है जिसके अंदर जो आपका प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लैनेट अगर सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, इसलिए वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F=mv²/r। तो F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। M क्या है, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि सन जो है बिल्कुल सेंटर में है, उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया Fm हो गया मास ऑफ द प्लैनेट, v हो गया स्पीड ऑफ द प्लैनेट, और r हो गया डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसके बाद में हमने पढ़ा एक फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी कि इसका जो फिजिक्स का मोशन वाला चैप्टर है उसके अंदर, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्टूडेंट। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यहाँ इस प्लैनेट ने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, यानी कि समझ रहे हो ना, डिस्टेंस कितना कवर किया का मतलब ये हो गया कि आपका जो सन है वो बिल्कुल यहाँ सेंटर में, इसके अराउंड क्या कर रहा है, जो आपका ऑर्बिट है, जो प्लैनेट है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो प्लैनेट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उतना किया जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन में टाइम का टाइम। तो यहाँ देखिए स्पीड हमने मान लिया कि इसका जो स्पीड है प्लैनेट का वो v है, स्पीड की जगह v रख दिया। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के 2πr अपॉन में टाइम का t क्या है, t एक टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी कि मान लीजिए प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ a पोजीशन से, तो इसने यहाँ से स्टार्ट होकर रिवॉल्व करके वापस a पे आ गया, तो एक रिवोल्यूशन या एक चक्कर जो है इसका कंप्लीट हो गया। तो इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा ना उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, वही टाइम पीरियड हम t यहाँ यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने सेम लिख लिया F=mv²/r। इसके बाद जो आपको यहाँ v दिखाई दे रहा है ना, v क्या था यहाँ, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। और यहाँ देखिए सेकंड फॉर्मूले के अंदर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था स्पीड ऑफ प्लैनेट का। तो इस v की जगह हम क्या कर देंगे, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए F=mr सेम लिख देंगे, v² की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो 2πr अपॉन में t का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा F=m अपॉन में r 4π², यानी कि यहाँ देखिए इसका
पूरे का स्केयर है तो यहाँ 4 पाई स्केयर, इसका 4 2 का स्केयर कितना होता है 4, इसका पाई स्केयर, इसका आर स्केयर अपॉन में टी स्केयर। तो यही हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम r से जो है डिवाइड कर दे और r से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए r से r कैंसिल, सेम वही बच जाएगा। तो यहाँ क्या किया हमने, r से डिवाइड कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ r था, अब ये एक r ये हो गया, तो यहाँ नीचे r स्केयर हो गया m अपॉन में r स्केयर, 4 पाई स्केयर सेम है। यहाँ देखिए r स्केयर इंटू में r कितना हो गया, r की क्यूब अपॉन में t स्केयर का टी स्केयर। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि आपका जो आर की क्यूब अपॉन में टी स्केयर है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप आर क्यूब अपॉन में टी स्केयर करते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या गया है, फिजिकल टू 1 अपॉन में, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में आर स्केयर, एम को अंदर ले जाते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं, 1 अपॉन में आर स्केयर, एम अंदर चला गया 4 पाई स्केयर अपॉन में 1, और इधर आ गया आर की क्यूब अपॉन में टी स्केयर। ठीक है, तो देखिए ये आर की क्यूब अपॉन में टी स्केयर तो एक कांस्टेंट है, केपलर्स ने बताया था, केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। एम जो है वो कांस्टेंट है। एम कांस्टेंट कैसे, देखिए एम क्या था, मास ऑफ द प्लेनेट। तो किसी भी प्लेनेट की बात करेंगे, मान लीजिए अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ रखेंगे मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ यानी मास ऑफ प्लेनेट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करेंगे तो उसका मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ मास m जो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। 4 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू 4 रहती है हमेशा। पाई की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो पाई भी यहाँ कांस्टेंट है। और ये वैल्यू जो है केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। यानी कि इतनी सारी वैल्यू हमें ये सारी वैल्यू जो मिल रही है वो सारी की सारी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और बाहर क्या बचा, 1 अपॉन में आर स्केयर। तो इसके बाद f इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन में आर स्केयर, यानी इन सारी ये सारी वैल्यू कांस्टेंट लिख दिया इसकी जगह, इंटू में 1 अपॉन में आर स्केयर। तो यहाँ से देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, F जो है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे, देखिए इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो वापस से ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा 1 अपॉन में आर स्केयर। और कांस्टेंट है तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज कर सकते हैं, यानी फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1 अपॉन में आर स्केयर के। तो ये था फॉर्मूला, यहाँ से इसको जो है इनवर्स स्केयर लॉ का ये है प्रूव। इसको यहाँ से न्यूटन्स के दिमाग में आइडिया आया था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्केयर लॉ।